गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। पहला लेसन में हमने थोड़ी थियरी की थी और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन मैंने शुरू कर दिए थे और वह शॉर्ट क्वेश्चन सब बोर्ड में पूछने वाले हैं। तो यह 11 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सवाल समझाए, उदाहरण सब वीडियो के द्वारा, और आप लोगों को 11 सवाल होमवर्क में दिया था। तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछेंगे ही कंपलसरी। 21वां सवाल आने वाला ही है और वो लेसन नंबर 1 का ही होगा। सेक्शन सी पहला सवाल 21वां वो लेसन नंबर 1 का ही होगा, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो अब तक जो किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आईएमपी था। अब बड़े सवाल आने वाले हैं। तो ये बड़े सवाल बोर्ड में तो नहीं पूछे जाते, फिर आपको क्यों काम है सीखने का और क्यों पहले लेसन में दिए, तो आपको बता दूं कि 11वीं में हमने आर्थिक चिट्ठा सीखा था, जिसमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा 3 खाते बनाने थे। अब 12वीं में आपको वार्षिक हिसाब बनाना है साझेदारी का, तो उसमें आपको करने हैं 5 खाते। तो पहला व्यापार खाता, दूसरा लाभ हानि खाता, तीसरा लाभ हानि वितरण खाता, चौथा पूंजी खाता और 5वां आर्थिक चिट्ठा। तो 2 बीच में खाते नए आ गए, एक लाभ हानि वितरण खाता और एक पूंजी खाता। तो ये दोनों खाते आपको लेसन नंबर 1 में सिखाएंगे। फिर आएंगे बड़े सवाल लेसन नंबर 2, जो आर्थिक चिट्ठा पूछेंगे, जिसमें 5 खाते हैं। तो 3 खाते आप सीख चुके हो 11वीं में और 2 खाते सीखने लेसन नंबर 1 में, हो गए 5 खाते। फिर लेसन नंबर 2 में बड़ा सवाल आएगा। तो ये 2 खाते भी लेसन नंबर 2 के लिए जरूरी है। तो लेसन नंबर 2 का 11 मार्क का सवाल बोर्ड में पूछा जाता है। आर्थिक चिट्ठा साझेदारी का 11 मार्क का सवाल पूछा जाता है कंपलसरी। तो वह 11 मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको 5 खाते आने चाहिए। 3 खाते 11वीं में सीख चुके हो। पार्ट 2 पेज नंबर 110, 115 और 126, ये तीनों पेज पर आपको व्यापार खाता, लाभ हानि वितरण खाता और आर्थिक चिट्ठा आता है 11वीं में। तो 12वीं में हमें ये 5 खाते के लिए लेसन नंबर 1 का ये 2 खाते सीखने जरूरी है, ठीक है। तो अब तक जो हमने सीखा वो शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में तो आएगा, लेकिन अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करूंगी। तो उस लॉन्ग क्वेश्चन 2 खाते बनाने, पूंजी खाता और लाभ हानि वितरण खाता। पूंजी खाता और लाभ हानि वितरण खाता बोर्ड में नहीं पूछा जाता, लेकिन बोर्ड में बड़े सवाल के अंदर उस 2 खाते का उपयोग हो रहा है, इसलिए ये 2 खाते भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 12वीं का लेसन नंबर 1 आपके बहुत काम का है, क्योंकि 1 और 2, 1 है 4 मार्क्स का, 2 है 11 मार्क्स का। 11 मार्क्स का सवाल सीखने के लिए आपको ये 2 खाते तो आने ही चाहिए, बराबर है। तो यह 2 खाते सीखने से पहले हम उसकी थोड़ी थियरी देख लेते हैं। तो थियरी पूंजी खाता और लाभ हानि वितरण खाता सीखना है। 11वीं में अब तक पूंजी खाता जैसा सवाल नहीं आया, लाभ हानि वितरण खाता शब्द नहीं आया। पूंजी खाता भी क्यों अलग से नहीं बनाना सिखाया, क्योंकि 11वीं का जो अकाउंट था ना, वो सिर्फ एकांकी पेढ़ी का था, यानी कि मालिक अकेला व्यवसाय करता है और जो भी लाभ और प्रॉफिट और पूंजी होती है ना, मालिक के अकेले की होती है। तो इसलिए पूंजी खाता अलग से नहीं बनाया जाता था और आर्थिक चिट्ठे के अंदर ही पूंजी और दायित्व के पक्ष में सबसे पहले एक कॉलम होती थी, पूंजी प्लस पूंजी का ब्याज, लाभ, शुद्ध लाभ को प्लस किया जाता है, अतिरिक्त पूंजी प्लस किया जाता है, उसके अंदर से माइनस किया जाता है आहरण, आहरण का ब्याज और हानि। तो इस तरह से पूंजी आर्थिक चिट्ठे के अंदर ही दे देती है, क्योंकि साझेदार के अकेले की थी। लेकिन 12वीं का जो अकाउंट है वो पार्ट 1 है, वो साझेदारी का है, यानी कि पार्टनर का है। अब पार्टनर के लिए पूंजी खाता अलग रखना जरूरी है, हाँ बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर समझ लो 2 पार्टनर है, दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा 1-1 लाख रुपए दोनों व्यवसाय में लाए। अब उनका हम पूंजी खाता नहीं बनाएंगे, बीच में से सब अलग अलग रूप से आहरण कर रहे हैं। कोई ज्यादा पूंजी ला रहा है, किसी ने आहरण कर लिया। आहरण का मतलब समझ रहे हो ना। उदाहरण के तौर पर मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी सैलरी समझ लो उदाहरण के तौर पर 1 महीने की 10,000 है। 15 तारीख में बीच में ही मुझे घर पे पैसे की जरूरत हो गई, मैंने 5,000 रुपए स्कूल से मांग लिए, उन्होंने मुझे दे दिया। तो ये 5,000 क्या हुआ, मेरा आहरण हो गया।
अब मैं स्कूल से पगार मांगूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? 10,000 नहीं, क्योंकि मैंने 5,000 तो पहले ऑलरेडी ले लिए थे। तो मेरी पूंजी में से मेरा आहरण क्या हो जाएगा? माइनस। मेरे पगार में से आहरण माइनस हो जाएगा और बाकी के पैसे मुझे मिलेंगे। उसी तरह साझेदार की जो पूंजी होती है, उस पूंजी के अंदर से उसका आहरण क्या होता है? माइनस। लेकिन हमने तो पूंजी खाता बनाया ही नहीं। अब आहरण किसने कितना किया, कौन ज्यादा आहरण कर रहा है, कौन कम आहरण कर रहा है, कौन ज्यादा पूंजी ला रहा है, कौन ब्याज ले रहा है, कौन ब्याज दे रहा है, किसी को वेतन बोनस कमीशन मिल रहा है, किसी ने लोन दी है, इन सब का हिसाब तो रखना पड़ेगा। क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति, पहले मालिक अकेला था, जो भी था उसी का था, तो हिसाब अलग रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो 11वीं में पूंजी खाता नहीं सीखा था। लेकिन 12वीं में दो पार्टनर है, दोनों अलग अलग पूंजी लाते हैं, दोनों अलग अलग आहरण करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, दोनों के वेतन बोनस कमीशन अलग है। समान होंगे तो भी और समान ना होंगे तो भी उनकी पूंजी का हिसाब लिखना पड़ेगा, और इसी के लिए बनाया जाता है पूंजी खाता। ठीक है, पूंजी खाता समझ में आ गया। वितरण खाता क्या? वितरण खाता मतलब ये कि वितरण, बंटवारा, तो साझेदारों के बीच जो लाभ होता है। ओके, व्यापार खाते में हमें क्या मिलता है? सकल लाभ या तो सकल हानि। सकल लाभ या सकल हानि दोनों कहाँ जाता है? लाभ हानि खाते में। लाभ हानि खाते में क्या प्राप्त होता है? या तो शुद्ध लाभ या तो शुद्ध हानि। ओके, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि कहाँ जाता था? पहले आर्थिक चिट्ठे में, लेकिन अब शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि जाएगा लाभ हानि वितरण में। यानी वितरण खाता ये कि जो भी लाभ हुआ है ना, वो वितरण खाते में आने के बाद उसका बंटवारा हो जाएगा। साझेदारों के लाभ के अनुपात में लाभ का क्या कर देंगे? बंटवारा। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपने जो सीखा था ना, लाभ हानि वितरण खाते का लाभ, यानी वितरण खाते में जो लाभ होगा उसका बंटवारा होगा। और बंटवारा यानी कि दो हो गए तो दोनों का आप 1 लाख में से बंटवारा कर देंगे। समान होगा तो दोनों को कितने मिलेंगे? 50-50 हजार। अब ये 50-50 हजार उनके का, ये वितरण पात्र लाभ कहाँ गया? पूंजी खाते में। और फिर दोनों की पूंजी खाते का कोई आहरण करेगा, किसी को ब्याज, वेतन बोनस कमीशन सब कहाँ जाएगा? आर्थिक चिट्ठे में। यानी है तो स्टेप वही, पहले के बाद दूसरे खाते में, दूसरे के बाद तीसरे खाते में, तीसरे के बाद चौथे खाते में, चौथे के बाद आर्थिक चिट्ठे में। और आर्थिक खाते की शेष जाएगी नहीं, क्योंकि आर्थिक खाते की दोनों बाजू का योग हमेशा समान होता है। A=C+L, जो 11वीं में सीख चुके हैं। तो अब हम पहले पूंजी खाता और लाभ हानि वितरण खाता सीखेंगे, और उसके लिए थोड़ी सी थियरी। पूंजी खाता क्या है ये हमें बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि अब तक 11वीं में पूंजी खाता अलग से बनाना नहीं था, पूंजी खाता आया नहीं था, इसलिए हमने वो सीखा नहीं था। तो पूंजी खाता क्या है? वैसे तो एक सवाल में मैंने आपको उदाहरण 10वां या 11वें एग्जाम्पल में मैंने पूंजी खाता बनाया था। मैं हर साल बच्चों को एक ही नियम से पूंजी खाता बनाती हूँ, और ये पूंजी खाता पार्ट 1 के 7वें लेसन एंड तक आपका पीछा करेगा, यानी कि आपके काम आएगा। तो पहले लेसन के ही से ही क्यों ना सीखे? क्यों हम दूसरे, तीसरे, चौथे बाद में सीखेंगे? नहीं, पहले लेसन से सीख लोगे तो बाद के लेसन में आने वाला ही है, मालूम ही है। तो बाद के लेसन में आपको उपयोगी बनेगा, और दूसरे कठिन शब्दों पर, कठिन सवाल पर, कठिन गणना पर आप फोकस कर पाओगे। यानी कि पूंजी खाता लेसन 1 में, लेसन 2 में, लेसन 4 में, 5 में, 6 में और 7 में, सभी लेसन में, ज्यादातर 4 लेसन में ये उपयोग में आने वाला है। तो क्यों ना हम पहले लेसन से ही सीख ले। पूंजी खाता में एक ही नियम से याद करना समझाती हूँ। वैसे तो खाते की हमें मालूम है कितनी शेष होती है? 2 शेष। एक होती है जमा शेष और एक होती है उधार शेष। बराबर, इस तरह से खाता बनाया जाता है। 2 पक्ष में खाते को बांटा जाता है, उधार पक्ष और जमा पक्ष। तो मैं एक ही नियम से बच्चों को याद करवाती हूँ कि साझेदार कुछ भी लाता है या उसे कुछ मिलता है तो पूंजी खाता जमा होगा। याद रखना, एक ही लाइन में नियम है। और एक ही याद है आपको, 11वीं में रोकड़ बही एक ही नियम से याद कर, कुछ आ रहा है तो उधार लिखोगे और कुछ जा रहा है तो आप जमा लिखोगे। आए तो उधार, जाए तो जमा। इसी नियम से रोकड़ बही एक ही लाइन से याद करते, बस उसी एक ही लाइन से आपको पूंजी खाता याद कर लेना। मिले या साझेदार कुछ लाए तो पूंजी खाता जमा होगा, और ले जाए या चुकाए तो पूंजी खाता उधार होगा। इसी नियम से आपको याद करना है।
ठीक है। तो थियरी अब तक आपने 5 मुद्दे देखे थे, फिर बीच में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किया था। अब छठा मुद्दा ये है कि पूंजी खाता। तो साझेदार के पूंजी खाते बनाने की 2 पद्धति है, एक स्थिर पूंजी खाता और दूसरा अस्थिर पूंजी खाता। ठीक है, तो स्थिर और अस्थिर तो आप समझ ही गए होंगे, जिसमें पूंजी शुरुआत से लेकर अंत तक बदलती नहीं, स्थिर रहती है, उसे स्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। और जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक पूंजी बदलती रहती है, उसे अस्थिर। तो बदलेगी, पर यह समय 1 साल। हम आर्थिक चिट्ठा 12 महीने यानी 1 वर्ष का बनाते, तो 1 वर्ष के दौरान शुरुआत से लेकर अंत तक पूंजी में कोई परिवर्तन ना करना हो, उस पद्धति को बोलते हैं स्थिर पूंजी खाता पद्धति। और जो चेंज परिवर्तन लेते हैं वो अस्थिर पूंजी खाता पद्धति का उपयोग करेंगे, जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक यानी प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में परिवर्तन हो, उसे कहते हैं अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। तो पूंजी खाते की कितनी पद्धति हुई? 2। ठीक है, अब इसकी पूंजी खाता में बोल के समझाने से बदले मैं आपको वीडियो के द्वारा उसके नमूने और थियरी समझा दूंगी, और उसी के द्वारा हम अंतर भी याद रख लेंगे। तो मुद्दे हो जाएंगे 2, एक पूंजी खाता किसे कहते हैं और पूंजी खाते की थियरी हो जाएगी, स्थिर पूंजी खाते की और अस्थिर पूंजी खाते की थियरी हो जाएगी, और साथ में अंतर भी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बोल के समझाने से बदले पहले मैं नमूना आपको बताऊंगी और नमूना वीडियो के द्वारा आपको समझाती जाऊंगी, तो दोनों पद्धति आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और सजेशन करूंगी कि आपके पास 11वीं की अकाउंट की किताब पड़ी है, उसमें पार्ट 2 में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये नमूना है जो मैंने 11वीं में आपको 5-5 बार लिखवाया था, और उसके बाद हमने उसके 12 से 13 सवाल भी गिन लिए थे। अभी भी कई लोग ऐसे जिनको शायद समायोजन कठिन पड़ रहे हो या तो एंट्रिया कठिन पड़ रही है, तो वो लोग अभी एडवांस में साइड में वो तीनों खाते याद रख ले, क्योंकि लेसन नंबर 2 में वो 5 खाते, 3 वो और 2 अभी हम सीख रहे हैं, वो 5 खाते आने वाले हैं लेसन नंबर 2 में। तो वो 5 खाते में आप समायोजन समझोगे कि अभी 11वीं की एंट्रिया समझोगे। तो 11वीं में जो एंट्रिया नहीं आती थी वो एंट्रिया अभी आप याद कर लीजिए। लेसन नंबर 2 शुरू होने से पहले आपको सभी एंट्रिया याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपको पूंजी खाते का नमूना और उनके दोनों के बीच का अंतर समझाएंगे। ओके, पूंजी खाते का महत्व तो समझ में आया। पूंजी खाता क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें 2, 3, 4 अलग अलग पार्टनर होते हैं। किसकी पूंजी कितनी है, कौन कितने पैसे लाया, किसने कितना आहरण किया, किसको बोनस मिला, किसको वेतन मिला, किसको कमीशन मिला, किसको लाभ ज्यादा मिला। क्योंकि लाभ का प्रमाण आपने सवाल में देखा होगा, सबका समान नहीं होता है। कई बार लाभ अलग अलग अनुपात में बांटा जाता है, तो किसी को ज्यादा लाभ मिला, किसी को कम लाभ मिलता है, तो उस वजह से सबकी पूंजी में फर्क आता है। तो बाद में कोई झगड़ा ना हो इसलिए पहले से सबकी पूंजी अलग अलग लिखी जाती है। ठीक है ना। और एक उदाहरण दे दूं तो जैसे स्कूल में सभी टीचर है, सबकी पूंजी एक ही खाते में लिखेंगे तो हर्षद सर 3000 आहरण ले गए, मैं 5000 ले गई। अब किसकी सैलरी में से 3000 और 5000 8000 काट के मुझे सिर्फ 2000 देंगे, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि सबका हिसाब सर अलग अलग पन्ने में लिखेंगे। एक पेज पर पूरा हर्षद सर का खाता और उसमें हर्षद सर की एंट्री होगी, दूसरे पेज पर मेरी एंट्री होगी, तीसरे पेज पर सभी सर टीचरों के अलग अलग पेज होंगे और उस पर अलग अलग उन सबके आहरण और पूंजी और उनके कितने दिन की एंट्री और उनकी पगार की एंट्री होगी। उसी तरह पूंजी में भी यही होता है कि साझेदार अलग अलग है तो सबकी पूंजी अलग अलग होती है, इसलिए पूंजी खाता बनाना बहुत जरूरी है। तो साझेदारों की पूंजी ज्ञात करने के लिए पूंजी खाता बनाया जाता है। ठीक है, ओके।